सभी अभिभावकों का बार काउंसिल दिल्ली प्रांगण में स्वागत है। अब आपके बीच श्री राकेश रावत साहब, मेंबर बार काउंसिल दिल्ली, आपको संबोधित करेंगे। राकेश रावत साहब। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बार काउंसिल के इस प्रांगण में मैं और बार काउंसिल के सभी सदस्यों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से आपका नया जीवन शुरू होने वाला है। अब तक जो आपने सीखा एज अ स्टूडेंट, समाज में जो आप रहे एक नॉर्मल सिटीजन की तरह, लेकिन आज से आपका सारा सोचने का तरीका, समाज के प्रति नजरिया, समाज का आपके प्रति नजरिया, सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडवोकेट एक सामान्य व्यक्ति नहीं होता, वो दूसरे के अधिकारों की रक्षा करता है, उसको स्पेशल स्टेटस मिलता है समाज की नजरों में। आप देखिए, हमारी अगर हम 1947 से देखें, जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट चला हमारा, मैक्सिमम उसमें एडवोकेट्स थे। हमारी एक नेचर ऐसी बन जाती है संघर्ष करने की। हमें लगता है कि कहीं गलत हो रहा है तो हम अपने आप, हमारा थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट में रहते हैं, ये हमारा माइंडसेट बन जाता है कि जहां कहीं भी गलत हो रहा हो, हम उसके प्रति आवाज उठाते हैं। तो इस प्रोफेशन में आप आ रहे हो, आपका वेलकम है, और हम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपको यहां दो कारण से बुलाया गया है। पहले प्रैक्टिस में क्या था कि जिसने लॉ कर ली और एनरोलमेंट फॉर्म भर दिया, उसका राइट था वो एनरोलमेंट लाइसेंस उसको मिलना जरूरी था। और 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया। वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्रोफेशनल, जो लीगल प्रोफेशन है, वो डे बाय डे उसका स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। उसका कारण जो हमारी लॉ की पढ़ाई है, आप सब जानते हैं, जो 5 ईयर करके आए हैं वो थोड़ा बेहतर स्थिति में होते हैं, जिन्होंने नेशनल लॉ स्कूल से किया वो और बेहतर होते हैं, पर जो आसपास के कॉलेज से करके आते हैं वहां पे जो पढ़ाई का स्तर है वो वैसा नहीं होता। तो वो रिफ्लेक्शन आया प्रोफेशन में, क्योंकि वही एडवोकेट्स जो हम एनरोल करेंगे, जो यहाँ पे आएंगे, वो वहाँ कोर्ट में जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट has passed a direction to all over India, to the enrollment committee, that before enrolling any advocate on the roll of the bar council, the enrollment committee must satisfy themselves whether the applicant possess elementary knowledge of law or not. तो ये कारण है आपको यहां बुलाने का। दूसरा कारण कि जिस बार काउंसिल के तहत आप रजिस्टर हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? कोई बता सकता है बार काउंसिल कैसे एग्जिस्टेंस में आती है? एनीवन? नहीं पता। अब ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि बार काउंसिल एक इलेक्टेड बॉडी है जो हर 5 साल इलेक्शन के बाद एग्जिस्टेंस में आती है, और वो एडवोकेट्स के बीच में, हम भी एडवोकेट्स आपकी तरह। अब हम यहां तक पहुंचे हैं तो कैसे? आप लोग जब वोट कास्ट करते हैं तो हम इलेक्ट होते हैं। मेन काम हमारा है वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स। 25 सदस्य हम मिलकर सारे काम करते हैं, और बार काउंसिल एक ऐसी संस्था है, दिल्ली बार काउंसिल ऑल ओवर इंडिया, जो अपने यहां एनरोल्ड एडवोकेट को
मेडिकल इन्वेस्टमेंट 5 लाख तक का और 10 लाख तक का लाइफ कवर इंश्योर करके देती है आपको। और ये हमने ऐसे नहीं मिला है, बहुत लंबा संघर्ष है इसके पीछे। हमारे बड़े भाई आर एस गोस्वामी जी 2012 में जब चेयरमैन थे इस काउंसिल के और मैं वाइस चेयरमैन था उनके साथ, हमने वहां से आवाज उठाई और हमने गवर्नमेंट के लिए एक रिप्रेजेंटेशन दिया और वहां विज्ञान भवन में फंक्शन किया जिसमें हमें महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी को बुलाया और वहां से हमने कहा कि एडवोकेट्स को सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। और वो लंबा संघर्ष करते करते हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर श्री ओपी फैजी जी जो चेयरमैन हैं इस कमेटी के 92 से बार काउंसिल में, सर आई एम राइट, और सबसे लंबा एक्सपीरियंस है इनका, इनकी गाइडेंस में हमने वो सक्सेस प्राप्त की। उसमें अहम योग हमारे वाइस चेयरमैन संजीव नसियार जी जो बैठे हुए हैं, ये आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष हैं दिल्ली में। इनका बहुत बड़ा हाथ रहा गवर्नमेंट को परसुएट करने में। तो हम सबका कोई ना कोई रोल होता है और मिलके जब हम कार्य करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलती है। अब आप लोग इस लीगल प्रोफेशन में आओगे और 1,60,000 जो ऑलरेडी इनरोल्ड है उसके परिवार के एक सदस्य बन जाओगे आप। तो बार काउंसिल की बैकग्राउंड ये है, लाइसेंस ग्रांट करना, इन द सेम वे वी हैव पावर टू कैंसिल द लाइसेंस आल्सो। अब आपको ये नहीं पता होगा कि इन व्हाट कंडीशंस भी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है आपका। देयर आर टू सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच your license can be cancelled. One, any act of your of professional misconduct, उसका नहीं पता होगा आपको, और any act which is unbecoming of an advocate, ये प्रोफेशनल एक्ट से अलग है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है? आपने पैसा ले लिया, केस फाइल नहीं किया, आपने केस फाइल कर दिया, आप कोर्ट में नहीं गए, क्लाइंट ने फीस नहीं दी, आप इसलिए नहीं गए, कोर्ट को नहीं पता ना इस बात का, आपने कोर्ट फीस के नाम के पैसे ले लिए, आपने ये कह दिया कि केस की गारंटी आप जीतोगे, यही प्रोफेशनल कंडक्ट दायरे में आता है। आपका काम सिर्फ विद योर बेस्ट एबिलिटी कोर्ट को लॉ के बारे में और फैक्ट्स के बारे में बताना है, बाकी काम जज का है। अगर आप अपने आप को, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है यहाँ के बीसीआई के रूल्स हैं, बैन है, आपने कहीं फेसबुक पे लिख दिया कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूं और मैं ये काम कर दूंगा, तो ये सब कुछ बैन है, ये सारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आता है। एनी एक्ट अनबिकमिंग ऑफ एन एडवोकेट, आप अपनी पावर का मिसयूज करके आप किसी के खिलाफ झूठे केस में मुकदमे फाइल कर रहे हैं, ऐसे बहुत आते हैं, जबरदस्ती लोगों के खिलाफ झगड़े करते हैं आप। अब कई तो ऐसे हमारे पास आते हैं कि समाज में कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पे कंप्लेंट कर देंगे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, तुम्हारा क्या लेना देना भाई? अगर तुम एडवोकेट हो और कोर्ट में जाते हो तो इस काम के लिए थोड़ी हो तुम। तो ऐसे हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, तो हम आपको यहाँ पे इन एडवांस बताते हैं कि ऐसे किसी भी एक्ट में आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना जिसके तहत बार काउंसिल को आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़े। और क्लाइंट इतने स्मार्ट हैं, जब आप उनसे बात करोगे वो सारी बात रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, आपने जो भी कहा होगा उसके पेन ड्राइव में कॉपी लगाएंगे और एक पेज पे कंप्लेंट लिख देंगे और हमें मजबूरी में फिर आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसा दोस्तों कोई काम नहीं करना कि जिससे आपका भी सर नीचा हो, आपके माँ बाप का भी सर नीचा हो और साथ में बार काउंसिल का भी सर नीचा हो। एडवोकेट्स की बड़ी नेगेटिव इमेज है समाज में, क्यों? अगर मकान नहीं लिया किराए पे तो किराया नहीं देना, लोन ले लिया बैंक से पैसा नहीं देना, पार्किंग के लिए ऊपर झगड़ा करना, ये सारे आपको एक नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। कोई इज्जत नहीं करता अपने एडवोकेट्स की, पीछे से गाले देते हैं कि बड़ा बेकार आदमी है। और अगर ये आपकी इमेज बन गई समाज में तो आपके पास काम नहीं आएगा। काम आपका कौन देगा? आपका जानकार, अड़ोसी पड़ोसी, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके रिश्तेदार।
अगर आपकी वहीं पे नेगेटिव इमेज बन गई तो आपकी शुरुआत ही एक नेगेटिव माहौल से होगी। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि बाकी हमारे साथी गोस्वामी जी का एक्सपीरियंस मोर देन 38 इयर्स है, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, मैट्रिमोनियल लॉ के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने 35,000 से ज्यादा डाइवोर्स कराए हुए हैं। और हाँ, उसके बाद जिनके डाइवोर्स हो गए उन्हीं में से लड़कियों की जोड़ी बना देते हैं। तो इनकी एक्सपर्टीज कई चीजों में जो बताएंगे। सबसे बड़ी बात है, ये आपको जो वो चीज सिखाएंगे जो आज तक भी हम सीखते आ रहे हैं इनसे, कि क्लाइंट से पैसा कैसे लेना है। हम 25 में सबसे ज्यादा पैसा ही कमाते हैं क्योंकि इनके पास आर्ट है। तो दोस्तों, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन साहब से, क्योंकि आज भीड़ बहुत है और कल से वैकेशन हो जाएंगी। आप जो आए हैं, आपको किसी को निराश ना किया जाए और सबका एनरोलमेंट हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबका बार काउंसिल में स्वागत करता हूं। मैं अपने साथी और इस जो काउंसिल के वाइस चेयरमैन श्री संजीव नसीहा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और आपको अपने एक्सपीरियंस का जो उन्होंने बार पे लिया है, ये मैं ये बता देना चाहूंगा, ये 30,000 बार के 4 बारी सेक्रेटरी, 2 बारी प्रेसिडेंट और मेंबर बार काउंसिल और वाइस प्रेसिडेंट है, और ये अध्यक्ष है लीगल सेल के। तो ये अपना एक्सपीरियंस साझा करें आपके साथ। जोरदार तालियों का स्वागत कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शरावत जी। आप सबको सबसे पहले तो नमस्कार, प्रणाम। मंचासीन हमारे सबके सीनियर और इनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के फॉर्मर चेयरमैन। एक चीज मैं आपसे पहले शेयर करना चाहूंगा कि तीनों त्रिमूर्ति इस दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं। इस बारे में जोरदार तालियां। हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि तीनों फॉर्मर वाइस चेयरमैन रहे हैं। फैजी साहब उम्र में भी सबसे सीनियर हैं, एक्सपीरियंस में भी सबसे सीनियर हैं, और पटियाला हाउस अगर आपने कोर्ट सुनी होगी, देखी होगी जरूर, उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे, फॉर्मर वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, और 92 से, जैसे सरावत साहब ने बताया, लगातार अपनी सर्विसेज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में दे रहे हैं। सरावत साहब ने बार काउंसिल के बारे में बताया, मैं बार काउंसिल की इन मूर्तियों के बारे में बता रहा हूं कि इनका कितना लंबा एक्सपीरियंस रहा है। अभी सरावत साहब को आपने हमने सबने सुना। हम बहुत प्राइड फील करते हैं कि हम ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं और आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं जिसके आप भी चेयरमैन रहे और आपके पिताश्री भी चेयरमैन रहे। लेट श्री बी.एस. सरावत साहब बहुत लीजेंड पर्सनालिटी रही हमारी लीगल फील्ड में, बहुत मजबूत नेता थे। जैसे सरावत साहब आज अपनी पूरी मजबूती से सारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साकेत कोर्ट में बेसिकली बैठते हैं, हाई कोर्ट में भी चैम्बर है, तो अपना सारा काम छोड़कर ये सामाजिक सेवा, ये सोशल सर्विसेज जो हम लोग आपके बीच में ये जितना भी समय आज का या जितना भी समय इलेक्टेड 25 लोग बार काउंसिल को देते हैं या बार काउंसिल के माध्यम से आप सब लोगों को देते हैं, ये सारी ऑनररी सर्विसेज हैं। इसकी एवज में किसी तरह का कोई भी एक नया रुपया कोई भी इलेक्टेड मेंबर चार्ज नहीं करता है। इवन आपके आने से पहले आप तीनों ने सबके फॉर्म चेक करना, उस फॉर्म में कोई कमियां हैं, उस पे हर एक फॉर्म पे तीनों के सिग्नेचर होने हैं। वो सिग्नेचर कुछ पहले कुछ बाद में, मतलब आप जितनी देर यहाँ रुकेंगे उससे डबल टाइम यहाँ पर देकर, और क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इनरोलमेंट के बाद आप लोगों की है, तो इतना समय अपने काम से निकाल के देते हैं। इसलिए आपको एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद। तीसरे साथी मेरे बड़े भाई आर.एस. गोस्वामी जी, जो लगभग 36-37 साल से प्रोफेशन में हैं। सरावत साहब ने बताया
कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है, किस लाइन पे है वो मैं नहीं रिपीट करूंगा, लेकिन सामाजिक सेवाओं में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े रिकॉर्ड में हजारों हजार वकीलों के दिलों में आप राज करते हैं। आप इतना समय देते हैं वकीलों के लिए, एक छोटी सी जगह से सीखना चाहिए, हम आपको सबको सीखना चाहिए। दिल्ली से बाहर से आकर दिल्ली में जीरो से स्टार्ट करके आज इतने बड़े मुकाम पे गोस्वामी जी हैं कि हम लोगों को फख्र होता है कि बताते हुए कि हम गोस्वामी जी के दोस्त हैं, गोस्वामी जी के छोटे भाई हैं। इस तरीके से आपको भी फख्र होगा, आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में और ऐसे लीडर्स के मार्गदर्शन में आप आज इनरोल होने जा रहे हैं। आप सभी साथी एक ऐसे प्रोफेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं जिसमें आज तक की गलतियां एज स्टूडेंट आपके समाज में, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में या आपके कॉलेज में आपकी वो सब गलतियां, वो सब शरारतें जो अननोटिस गई हैं, लेकिन जैसे ही इनरोलमेंट होगा आपके कंधे पे एक नई जिम्मेवारी आएगी। एज एन लॉयर वो शरारत जो आप एज ए स्टूडेंट करते थे वो नहीं कर सकते हैं। जो मौज मस्ती ओपनली पब्लिकली झगड़ा या कुछ भी ऐसी हरकतें जो स्टूडेंट के तौर पे माफ की जा सकती है, वो एज एन लॉयर समाज या सोसाइटी या परिवार कोई भी आपको स्पेयर नहीं करेगा। क्योंकि जैसे ही आप कुछ भी गलत करेंगे तो अखबार में जब छपेगा तो वो सिर्फ ये नहीं छपेगा कि किसी कॉलोनी में किसी एक आदमी ने कोई ऐसी हरकत की, वो छपेगा कि एक वकील को पकड़ लिया, वकील ने ये गलत काम किया। और वकील का मतलब 2.25 लाख के आसपास ऑलरेडी आपके परिवार में इनरोल्ड दिल्ली बार काउंसिल से लॉयर हैं, उसका हिस्सा आप बनने जा रहे हैं। आपको कोई हक नहीं है कि अपनी गलती से उन सब पे उंगली उठे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप हम सब मिलके अपने प्रोफेशन के लिए एक नई बुलंदी पे आप खुद भी पहुंचेंगे और प्रोफेशन को भी पहुंचाएंगे। इस स्पिरिट के साथ आपकी आज से जर्नी शुरू होगी। और आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं। ये दिन, ये तारीख, ये इनरोलमेंट हमेशा जिंदगी भर आपको याद रहेगा। जैसे आप जन्मदिन को याद रखते हैं, जो मैरिड है वो अपने एनिवर्सरी को याद रखते हैं, इसी तरीके से इनरोलमेंट जो है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट डे है। क्योंकि एज ए लॉयर आप लाइफ टाइम उस इनरोलमेंट की इंपॉर्टेंस रहती है। कोई रिटायरमेंट नहीं है इस प्रोफेशन में। आपने देखा होगा, आप में से जज बन जाएंगे, वो लौट के वकील ही बनेंगे। जो लॉयर बनेगा वो अपने जीवन के लास्ट पल तक वो वकील साहब ही रहेंगे। कहीं पर नेता बन जाएंगे, कहीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे, संसद में चले जाएंगे, विधानसभा में चले जाएंगे, तो लौट के फिर यहीं आएंगे। तो सबसे सुप्रीम और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे को एज ए लॉयर एक पहचान आपको जो आज बार काउंसिल देने जा रही है। और इस मामले में हम लकी हैं कि आप बार काउंसिल दिल्ली का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस देश के अंदर जितनी हाई कोर्ट्स हैं उतनी ही बार काउंसिल हैं। अलग अलग स्टेट के अंदर बार काउंसिल हैं। आप में से बहुत सारे साथी अलग अलग स्टेट में इनरोल्ड होंगे या जानकार या रिश्तेदार इनरोल्ड होंगे, लेकिन जो प्राइड आपको फील होगा, क्योंकि आप जिस शहर में रह रहे हैं वो देश की राजधानी है। आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर के अंदर ही देश की सुप्रीम कोर्ट बैठती है, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं। तो हम उसी सिटी के अंदर बार काउंसिल दिल्ली का जब पार्ट बनेंगे तो आप एज एन लॉयर अपने आप को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लॉयर बता सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का लॉयर बता सकते हैं। तो आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस हमेशा फील करेंगे। आप कभी हरियाणा में जाइए, आप कभी राजस्थान में जाइए, यूपी में जाइए, इवन इंटीरियर दूसरे स्टेट्स में जाइए, जो दिल्ली के लॉयर्स का रुतबा है, हमेशा बड़े एजिटेशन, बड़ी डिमांड्स, बड़े इश्यूज हमेशा अगर किसी ने रेज किया है तो वो दिल्ली वालों ने रेज किया है। क्यों रेज किया है? क्योंकि दिल्ली में कंपैरेटिव ज्यादा यूनिटी है, ज्यादा मजबूती है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है दोस्तों कि वी आर द ओनली स्टेट पूरे हिंदुस्तान में कि आप जैसे ही इनरोल्ड होंगे जिसका दिल्ली के अंदर वोटिंग राइट है, आप एलिजिबल हो जाएंगे एक ऐसी स्कीम के जो
दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जाती है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसमें आप और आपके परिवार के डिपेंडेंट मेंबर्स 5 लाख रुपए तक का मेडिकल स्कीम का है आपके पास राइट आ जाएगा। आप उस पॉलिसी के मेंबर बन जाएंगे और 5 लाख रुपए तक की मेडिकल पॉलिसी हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली सरकार देती है। ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का प्रयास है, बार के लीडर्स का प्रयास है। और लाइफ अगर किसी की खतरे में चली जाती है, डेथ हो जाती है, तो 10 लाख रुपए तक परिवार को दिल्ली सरकार उस पॉलिसी के माध्यम से देती है। 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में किसी भी अपने दूसरे कुलीग साथी को, एडवोकेट साथी को यह सुविधा नहीं मिलती है। तो आपको इतनी बड़ी सुविधा यहाँ पे मिलने वाली है। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ दिल्ली अपने आप में बहुत बड़ा वेलफेयर का काम करती है। कोविड के दौरान दोस्तों कम से कम 27 करोड़ रुपया बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अपने मेंबर्स के फाइनेंशियल हेल्प के लिए उस टाइम पे दिया था। हिंदुस्तान में वी आर द ओनली काउंसिल। आप लोग 2 ऐसी कमेटियां हैं बार काउंसिल दिल्ली में। किसी साथी को अगर कोई भी बीमारी हो जाती है, कोई एक चोट लग जाती है या कहीं पर किसी तरह की कोई फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है, तो उसमें हम लोग आपकी मदद करते हैं। और मदद कहां से करते हैं? जो आपने अभी इनरोलमेंट के टाइम पे कुछ फीस दी होगी, सिर्फ इज द ओनली सोर्स। इसके अलावा बार काउंसिल दिल्ली के पास और कोई सोर्स नहीं है। उसी पैसे को हम लोग फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं और उसी कॉर्पस से अपने मेंबर्स की मदद करते हैं। तो आप एक ऐसे प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन का आज रुतबा है समाज में, सोसाइटी में, जब एज एन लॉयर आप मूव करेंगे, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी आपसे सलाह लेने आएगा, बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट भी आपसे सलाह लेने आएगा। देश का प्रधानमंत्री या देश की सरकार भी अगर कोई लीगल दिक्कत आती है तो किससे सलाह लेते हैं? वो हमारे किसी वकील कुलीग से लेते हैं जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। तो आप में से कोई ना कोई सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी बनेगा, आप में से जजेस बनेंगे, आप में से बड़े बड़े लॉ फर्म्स के मालिक बनेंगे। तो आपको इस बात की शुभकामनाएं देते हुए कि आप एक उज्जवल भविष्य आपके सामने है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो सरावत साहब ने की है, रिपीट करूंगा कि बिना किसी इंटरव्यू के आज आप सबको इनरोल करें। ये मैं रिक्वेस्ट आपको करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब मैं निवेदन करूंगा इनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन और फैजी साहब, हम सबके सीनियर्स, आप मार्गदर्शन करें। फैजी साहब। हेलो। अब इतना ज्ञान आपको शरावत साहब ने, जो हमारे फॉर्मर चेयरमैन हैं, और संजीव नरसियार साहब ने, जो एकमात्र लीडर हैं, 30,000 द लार्जेस्ट वार इन एशिया, वहाँ के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं, और वहीं से ये मेंबर बार काउंसिल चुन के आए हैं, और यहाँ वाइस चेयरमैन है, सेकंड हेड ऑफ दिस प्रभार। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून। लकीली आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि जून के महीने डबल ब्रेस्ट कोट वगैरह पहनना थोड़ा सा है तो बहुत इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल भी है। मैं शुरू से जब वकालत में आया हूँ, मैं कभी अपनी यूनिफॉर्म से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 19 मई को मेरा एक चुनाव था प्रेसिडेंट का। उस दिन 46 टेम्परेचर था पटियाला हाउस में। मैं डबल ब्रेस्ट में खड़े होकर इलेक्शन लड़ा था, तो मैं अपनी यूनिफॉर्म से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ना ही अपने दोस्त को जो आप एनरोल हो रहे हैं किसी को ये मैं कन्फेशन देता हूँ। अगर कोई बिना कोट के आए तो उसको मैं कहता हूँ सॉरी सर मैं भूल नहीं आया, घर जाओ, कोट पहन के आओ, फिर आपसे बात सुनी जाएगी। ये एक इंस्टेंस है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी की किसी सहायक ने कोई चीज़ भूल गई तो उसे कहा बापू ये मैं भूल गई, कहता नो, आप जाओ और लेके आओ, फिर आपकी हाजिरी लगेगी। तो ये जो आपका डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना।
Ladies and gentlemen, you are most welcome over here. मालूम है आप बहुत एंशियस हैं, ईगर हैं वकील बनने के लिए। हम भी बहुत ईगर हैं आपको अपनी इस लार्जेस्ट प्रेजेंटेटिव में एम्ब्रेस करने के लिए। आज से आप हमारे मेंबर बन जाएंगे। अभी आपको श्रावत जी ने पूछा था, चेयरमैन सर ने, कि आप यहाँ कैसे एनरोलमेंट कैसे हो रही है, जहाँ हमारी काउंसिल का क्या स्ट्रक्चर है। इसके बारे में मैं दो बाकी कुछ बचा तो है नहीं बताने के लिए, काफ़ी कुछ बताया गया, फिर भी जितना का मेरे पास टाइम है या मुझे टाइम दिया गया मैं कहूँगा। जो बार काउंसिल दिल्ली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट इज अंडर द एक्ट। दो बॉडी जो होती हैं, एक स्टैट्यूटरी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होते हैं, मान के चले जितने जजेज हैं या अटॉर्नी जनरल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। जज हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। बाकी जो बार काउंसिल है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द एक्ट। व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडी? विच इज सम जो किसी एक्ट के तहत, ये जो एडवोकेट्स एक्ट है उसके अंदर हम एक बार काउंसिल कंस्टिट्यूट होती है, और उसी के तहत उसी के अंदर आपकी आज एनरोलमेंट हो रही है। आप एडवोकेट होंगे, आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी से होंगे। जितने ट्राइब्यूनल हैं वो किसी न किसी एक्ट, जैसे इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, डीआरटी ट्राइब्यूनल है, ये उस एक्ट के प्रोविजन, जो एक्ट होता है उस एक्ट की स्टैट्यूट होता है, तो स्टैट्यूटरी पावर्स होती हैं। आपका जो एनरोलमेंट है वो स्टैट्यूटरी, जो आज आप हमारे से लेने आए हैं, ये आपका एक राइट है। आपने 16 साल 17 साल 20 साल जो मेहनत करी है, दूर दराज कॉलेज में गए, वो पुणे गया है, कोई बॉम्बे गया है, आप लॉ करके आए हैं, ये आपका एक राइट आपने अर्न किया है। जो हम करने जा रहे हैं, जहाँ शरावत साहब, जहाँ गोस्वामी जी, या हमारे वाइस चेयरमैन साहब, जो हम करने जा रहे हैं, ये हमारी एक हम्बल ड्यूटी है। वो है उत्तर भारत। हम एक इलेक्शन लड़के आए हैं, जहाँ अभी आपको बताया गया, जो हमारा एक इलेक्शन होता है, 25 मेंबर जो चुन के आते हैं, ये भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन होती है, 5 साल बाद एक इलेक्शन होता है। ये भी एक बहुत बड़ा मेमोथ एक इलेक्शन। अब आप आने वाले समय में आप मोस्ट प्रोबेबली 2025 में या 26 में आएगा, आप सब उसमें वोटर भी होंगे, आप वोट भी डालेंगे, तो वो एक प्रोसेस होता है। और मैं तो ये कहता हूँ आपके लिए एक चैलेंज हो कि आप भी टेबल के उस पार आने की सोचें। एक सीरियल था ना, जो कविता चौधरी कहती थी कि मेरा मकसद, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ये है टेबल के उस पार, कि मैं इकाइयों को कहती है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है उस टेबल के उस पार। तो आपका भी यही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उस टेबल के पार, यानी कि मेंबर बार काउंसिल बने, जज बने, जज भी टेबल के उस पार होता है, जज बने। जो ये एक बात और कहना चाहता हूँ, जो एनरोलमेंट है, जब वकील बनना है, ये सिंगुलर एक प्रोविजन है। तो पीएचडी हो सकता है, ऑनरेरी पीएचडी हो सकता है, बिना डॉक्टरेट किए किया सकता है, पर एडवोकेट ऑनरेरी कभी नहीं होगा। पहले लॉ करना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, जैसे आज आप आए हैं, एनरोलमेंट होगी। ये एक जो चैनल है, मान के चले डी.वाई. चंद्रचूड़ जो आज चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी कभी एनरोलमेंट कराया, भाई महाराष्ट्र से कराया हो। जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर रहे, अरुण जेटली जी, जिन्होंने हमें वेलफेयर एक्ट दिया, उन्होंने भी यहाँ बैठ के किसी टाइम एनरोलमेंट कराया होगा। और हमने भी कभी, मान के चले मैं 1969 में एनरोलमेंट कराई, तो मैं भी यहीं बैठ के एनरोलमेंट कराई। ये जो चैनल है एनरोलमेंट का, ये कोई मुफ्त व्यापार नहीं कर सकता, ये आपको करना ही पड़ेगा। किसी न किसी लागरेज को एक एनरोलमेंट का प्रोसेस करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक एडवोकेट होना, एक एडवोकेट बहुत महत्व है। एडवोकेट का मैं तो ये कह के चलता हूँ, जो एडवोकेट का घर है, जो कोठी है, वो एक शहर में लैंडमार्क हो जाता है, तो पूछने आता है कि कहाँ रहते हो भैया, जहाँ वकील साहब का घर है। जो वकील साहब रहते हैं ना, वो वहाँ दाएं बाएं एक लैंडमार्क हो जाता है। और यहाँ तक जो वकील का प्रोफेशन है, ये एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है। और जो हमारा
ये मान के चलें कि आपकी ये एज ए लॉयर एक मोनोपोली है। लॉ ग्रेजुएट होके एनरोलमेंट करा के वही वकील बन सकता है या वही कोर्ट में पेश हो सकता है, और कोई किसी का केस नहीं लड़ सकता बिना भी एडवोकेट विदाउट बी एनरोल्ड, वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। अगर ये आपकी मोनोपोली है तो आप इसको एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकते। जैसे अभी बताया कि आप मिसकंडक्ट नहीं कर सकते। अगर आप मिसकंडक्ट करेंगे तो बार काउंसिल के पास अभी बताया गया एक पावर आपका लाइसेंस सस्पेंड करने का या कैंसिल करने की पावर है। वो यहाँ महीने में एक आधी ऐसी मीटिंग होती है, अगर आपका आके देखे 200 केस लगते हैं जो लॉयर ने मिसकंडक्ट किया। मिसकंडक्ट की कई कंडीशन होती हैं, जैसे भी बताएगा किसी से पैसे ले लो और केस ना करो, जब केस कर दो बेचना हो, जब सबसे बड़ा एलिगेशन जो होता है दूसरी पार्टी से मिल जाना, क्योंकि आपका क्लाइंट तो कोर्ट में आता नहीं है, आपने कह दिया आपको आने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा एलिगेशन जो लगता है, जो कि कई वकील हो सकता है कर भी जाते हो, तो दूसरी पार्टी से मिल जाना, मकान खाली करा देना या मुकदमा डिक्री करा देना, ऐसे केस भी आते हैं। और सबसे जो बुरी नेचर का केस होता है, जो आप गली में खड़े होकर कहते हैं कि मैं तो वकील हूँ, आपके छक्के चढ़ा दूंगा, मैं कोर्ट में आपके चक्कर चलाऊंगा, दिस इज मोस्ट नास्टी थिंग। अगर आप वकील हो के आप ऐसी बात करें, ये भी हमारे पास कंप्लेंट आती है। एक वकील को हम्बल होना पड़ता है, हम्बल भी होना पड़ता है, अपने हालात में फर्म भी होना पड़ता है। ऐसे नहीं हम्बल हो के वकील जो जज कह रहे आप मान के जज सर आपको अगर पढ़ के गए हैं, अपनी लॉ बुक देख के गए हैं, तो आपको फर्म भी होना चाहिए आपके कॉन्डक्ट में। और कभी इलाके में अपने एरिए में कोई बदतमीजी, जब अभी बताया कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप जाके खड़े हो गए जाओ, तो ऐसा मिसकंडक्ट, ये भी मिसकंडक्ट है कि जाके रोन मारना कि देखो जी मैं तो वकील हूँ, मैं ये कर दूंगा। ऐसे केस भी हमारे पास आते हैं, तो मिसकंडक्ट आता है। लास्ट हमारे के पास कई ऐसी कंप्लेंट्स आती है, देखो जब आपका क्लाइंट आपसे डिससेटिस्फाई हो जाता है, किसी भी कारण हो जाए डिससेटिस्फाई, तो आपको कहता है वकील साहब फीस चाहे ना दो, हमारी फाइल दे दो, हमारे ओरिजिनल पेपर हैं, आप उसे स्टिक ही हो जाते हो। ये भी हमारे पास कंप्लेंट्स होता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जहाँ एक आपको डायरेक्शन है कि आप क्लाइंट्स का स्टिक ही मत होइए। अगर आपसे नहीं केस कराना चाहता ले लो भैया, आपसे ले लो, अगर पैसे की बात लेने ले लो, पर हमारे से नाराज मत हो। अगर उसके पास आपके पास पेपर है तो पेपर दे दो, वापस दे दो, तो दैट वो दूसरा वकील कर ले जाओ, तो रास्ता देखे। और मैं तो ये आपको सलाह दूंगा, किसी क्लाइंट के कम से कम ओरिजिनल पेपर आप अपने पास रखो, तो भैया फोटो कॉपी करके देखो, ओरिजिनल पेपर आप। और अपना जो केस में केस कंडक्ट पूरी कोर्ट में तैयारी करके जाएं। अपना स्टैट्यूट, जिस किस्म का स्टैट्यूट आपके पास आए, वो स्टैट्यूट आप मार्केट से खरीदें, बल्कि 2 कॉपियाँ खरीदें, क्योंकि जज साहब के पास में जो होता है जज को दे दें। तो स्टैट्यूट पढ़ के जाएं, पूरी तैयारी करके जाएं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो मैं थोड़ा सा और टाइम ले लेता हूँ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप नई कोर्ट में जाते हैं, उसके पहले जाके रेकी करिए, जज कहाँ बैठते हैं, बाथरूम कहाँ है, बाथरूम की इसलिए जरूरत है, मान लो आपके साथ कोई जज बदतमीजी करता है, तो दैट आप वहाँ के प्रेसिडेंट के पास जाके शिकायत करें। आपको वहाँ पता होना चाहिए कोरियर कहाँ होता है। जज कहता है इसकी वजह सब कोरियर करवा के आओ दूसरी कॉपी को, तो भागे भागे जाए, उसे फोटो कॉपी पता होनी चाहिए, वहाँ की सर्विस है, बाथरूम वगैरह, एक कोर्ट का आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन बी कंफर्टेबल इन एवरी कोर्ट। कोर्ट में आराम से टाइम से पहुँचना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोर्ट पर सीटिंग चल रही है, आप जैसे फिल्म देखने जाते हो, जब आप फिल्म शुरू अंदर जाते हो, देखो यार ये अब क्या हुआ, कहाँ से आया, तो आप कोर्ट में जाके पहले बैठ जाओ, आराम से आराम करो। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आपको शुभकामनाएं देता हूँ। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो वकील का कैरेक्टर है, ये ट्विन है। ट्विन आज आपने कोट पहन लिया है। वकील में 2 क्वालिटी होती हैं, एक फूल की होती है, एक कांटे की होती है। कोई फूल है जैसे, उसको कभी खुशबू नहीं, कोई उस पर फ्रेगरेंस नहीं शॉवर करता, ऑटोमेटिक को खुशबू देगा। ऐसे जो वकील है, जब आपने कोट पहन लिया, ये आप नोबल कैरेक्टर बन गई और एक यू हैव अटेन्ड नोबलिटी। और सिमिलरली कांटा जो होता है उसको कोई शार्प नहीं करता, वो पैदा होता ही तीखा होता है। जिस दिन आपने कोट पहन लिया उसी दिन ही आप एक एग्रेशन आ गया, आप किसी से झुकेंगे नहीं, किसी से डरेंगे नहीं,
क्योंकि हम आपके साथ हैं, बार कौंसिल आपके साथ है, तो आपको शुभकामनाएं देता हुआ मैं आपको विदा देता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री आर.एस. गोस्वामी जी, मेंबर, आपको संबोधित करना। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले अभी आपने हमारी बार काउंसिल दिल्ली के भीष्म पितामह श्री ओपी फैजी साहब को सुना। उन्होंने अपने मन से, अपने अनुभव से कोशिश की आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की। जो दिल में था, जो ज्ञान है, नॉलेज है, अनुभव है, उसको बारीकी तरीके से आपसे डिस्कस किया। तो मैं चाहूंगा कि जो कि हमारी बार काउंसिल में सबसे सीनियर हैं, अनुभवी हैं, 92 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, यही सबसे बड़ा गुण है कि वकीलों ने 92 से लेके और 2024 तक उनको एक बार काउंसिल का मेंबर रखा है। ये हमारे लिए भी और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अनुभव भी मिलता है और एक खुशी भी होती है कि एक व्यक्ति जिसका अपना प्रभाव इतने लंबे समय से, उनके लिए जोरदार तालियों से हम चाहेंगे स्वागत करें सभी लोग जोर से एक बार प्लीज। बार काउंसिल दिल्ली के वाइस चेयरमैन, मेरे साथी, मेरे मित्र श्री संजीव निषाद साहब, आपका राजनीतिक जीवन वकालत में आते ही शुरू हो गया था। सर्वप्रथम दिल्ली में किरण बेदी का कांड हुआ था 91 में, जो वकीलों पर लाठीचार्ज की गई थी। उस समय आपने उस लड़ाई में कूदे और हम लोग साथ इकट्ठे थे। उसके बाद आपने बार में चुनाव लड़े, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी, सब पदों पर रहे आप 30,000, जो कि ना तो उस समय द्वारका थी, ना उस समय साकेत था, न रोहिणी कोर्ट थी, केवल 30,000 एशिया की नहीं विश्व की सबसे बड़ी कोर्ट थी। और जितने भी आज बड़े बड़े एडवोकेट्स हम देखने को नाम सुनते हैं, वो सब 30,000 से आए हैं। आप उस बार में प्रेसिडेंट रहे और वर्तमान में आप दिल्ली सरकार के लीगल सेल में आप अध्यक्ष के रूप में हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। जोरदार तालियों से मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। मेरे छोटे भाई श्री आपके सहरावत जी, आपके साथ मुझे 2003 से बार काउंसिल में काम करने का मौका मिला। पिछले 20 साल से मैं बार काउंसिल में, हम दोनों साथ में हैं। आप ऑनररी सेक्रेटरी रहे काउंसिल में, चेयरमैन रहे, मेरे साथ वाइस चेयरमैन भी रहे और एनरोलमेंट कमेटी में हम पिछले लगातार 4 साल से हैं। और आपके फादर, जब हमने पहला इलेक्शन लड़ा था तो आपके फादर उस समय बार काउंसिल दिल्ली में चेयरमैन थे। ये एक सौभाग्य की बात होती है कि एक परिवार के 2 व्यक्ति यदि लीगल फ्रेटर्निटी में एक इंस्टीट्यूशन के इतने बड़े के यदि चेयरमैन बनते हैं तो कोई ना कोई उसके पीछे मेहनत, परिश्रम, डेडिकेशन टुवर्ड्स द प्रोफेशन एज वेल एज द मेंबर्स हमेशा रहता है। ऐसी शख्सियत के लिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मुझे केवल एक बात आप लोगों से पूछनी है, जितनी भी बात मेरे साथियों ने आपसे कही, ईमानदारी से बताना आपको क्या महसूस हुआ, कुछ समझ में अच्छी बात आई या नहीं आई, बताइए आप लोग, जोर से बताइए। आप वकील हैं, यदि आपकी आवाज ऊंची नहीं होगी, आपने देखा होगा माइक चला गया था, लाइट चली गई थी, फैजी साहब फिर भी बोल रहे थे। वकील की आवाज तो ऐसी बुलंद होनी चाहिए कि वकील बनना है तो, अदरवाइज तो जुलाई 5 के लिए डिसाइड कर रहे हैं कि मीटिंग एडजॉर्न कर दें। वकील बनना है तो फिर हल्की आवाज क्यों नहीं होनी चाहिए ना। हिंदुस्तान की कल सरकार बनी है, नई सरकार आई है, कुछ गलतियां, कुछ अच्छा, कुछ कड़वा, कुछ मीठा, कोई वोट बाहर से विदेश से डालने नहीं आए, आप लोगों ने डाली। जब आप लोगों ने वोट डाली है
कल आपने सरकार बनाई है, मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन उनके साथ अंकुश भी साथ लगाया गया है, कोई मोहम्मद के साथ नहीं है। इसका मतलब क्या समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में परिपूर्ण नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपने आप में कंप्लीट नहीं है जब तक जनता का साथ ना। आप वो शख्सियत हैं, आप बनने जा रहे हो, आप अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हो, एक मजबूत महसूस कर। कंप्लेंट की बात सहरावत साहब बताते हैं, कितने ढंग से बताई, फैजी साहब ने भी बताई, नशाद साहब ने, लेकिन मैं कुछ अलग बताने जा रहा हूं। यदि जो बात उन्होंने कही यदि बात मैं से रिपीट करूंगा, आप कहेंगे तो हमने सुन रखी है। मैं ये कहने जा रहा हूं, अपने आप में जब आपने एजुकेशन शुरू की थी 5% लोग थे जिन्होंने 8th क्लास में ये डिसाइड किया था कि मुझे एडवोकेट बनना है, 5% आप। बाकी ने जब 12th कर लिया और कोई रास्ता नहीं बचा, बुरा नहीं माना, बुरा साथ ही एमबीबीएस में चले गए, एमटेक में चले गए, कोई बीटेक चला गया, कोई यूनिवर्सिटी चला गया, बोले अब ऐसा करते हैं क्या कर लेते हैं। अब उसमें कैटेगरी शुरू हुई। जो रियल में मेहनत की, एनएलयू गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, कनेट से गए, जोधपुर गए, हैदराबाद गए, कलकत्ता गए, रांची गए, बॉम्बे गए, जोधपुर गए। देखिए जरा कैटेगरीज कर रहा हूं मैं आप लोगों की। फिर एक सेकंड कैटेगरी बनी, दिल्ली में टेस्ट दिए, किसी किसी कॉलेज में गए, अब घूम रहे हैं, दोस्तों से पूछे यार मैंने तो टेस्ट मेरा तो क्लियर नहीं हुआ, मैं क्या करूं। बोले तू इस स्कूल में जा, तुम इस कॉलेज में जा, तू इस कॉलेज में जा। वहां भी गए बहुत थर्ड कैटेगरी में, लेकिन एक चौथी कैटेगरी और थी, वो कहीं नहीं गए। उन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों में जाके एडमिशन लिया, जहां केवल कॉलेज के नाम पर पंखे घूम रहे होते हैं, ना वहां प्रोफेसर है, केवल एग्जाम है। इस बात को मानते हैं आप, नहीं मानते हैं? ईमानदारी से बताइए, मानते हैं नहीं मानते हैं? लेकिन न एजुकेशन ली। यदि हम अभी सबसे एक एक को इंटरव्यू के लिए बुला लें, हमारा तो जब हमने तो समर्पित है, हमने तो चुनाव लड़ा है, हमारी तो जिम्मेदारी है। जब 45 के टेम्परेचर में मोदी जी सारे मंत्री भाषण देने घूम रहे हैं, तो हमारे तो कम से कम एयर कंडीशन में बैठे हैं हम सब लोग, और लगाएंगे 4 घंटे। उन्होंने एग्जाम ही एग्जाम दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि रियल ना पढ़ने का कारण आप केवल अपनी कमजोरी कर रहे हैं। लेकिन आज बार काउंसिल दिल्ली को आप सभी से प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद कीजिए, थैंक्स कीजिए, चाहे आपने एनएलयू से किया हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हो, चाहे जोधपुर से किया हो, या कहीं नहीं गए हो, उसके बावजूद भी बार काउंसिल दिल्ली आपका सम्मान, स्वागत, इज्जत बराबर कर रही है। आपके सम्मान में कोई कसर है? आप सभी में से कोई आदमी एक भी कोई मिठाई का डिब्बा लाया है? तुम लाई हो? और कोई लाया है? तब गुड़िया तेरे लिए ताली बजवाओ, सबसे खड़ी हो। एक आदमी लाया। इसको भरोसा था मेरा एनरोलमेंट होगा, तुमको बिल्कुल अपनों पर भरोसा नहीं था। हमने तुम्हारे लिए मिठाई का इंतजाम खुद किया है। बार काउंसिल के लिए ताली बजाओ। इस विश्वास को, इस आत्मविश्वास को अभी जागृत कीजिए। आप महसूस कीजिए बैठे हुए कि यार हम तो वकील बन रहे हैं। क्या है एनरोलमेंट? पता है आपको? एनरोलमेंट वो ताकत है। जन्मदिन क्या है? यार दोस्त अपने केक ले आए, खिला दिया, हैप्पी बर्थडे, एक लाइन का गाना है, सारी दुनिया में कोई गप्ता, आधी लाइन के बाद कोई गा नहीं सकता उसको। राके देख लो किसी के बर्थडे होता है। लेकिन ये एनरोलमेंट की वो ताकत है मेरे दोस्तों। आज के बाद जिस समय बाहर निकलोगे आप, जब हेड कांस्टेबल हाथ लगाएगा, बोले आई एम द एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अपने लिए भी ताकत नहीं आ रही आप में,
जब उस आई कार्ड को दिखाओगे ना, तो ना सुप्रीम कोर्ट में जाने से रोकेगा कोई, ना हाई कोर्ट में जाने से रोकेगा कोई। जज भी आपसे क्या कहेगा, आइए वकील साहब, तब वकील साहब को ABCD कुछ नहीं आता, उसको क्या पता है उसको? तो ये ताकत किसने दी? तुम बार काउंसिल का धन्यवाद करना चाहते हो? तीसरी बात थी, अभी सैनी साहब ने भी कहा, सबने कहा कि आप में से अटॉर्नी जनरल बनेंगे, अच्छी जज बनेंगे, और जो कल बने थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनेंगे, जो वकालत नहीं करेंगे ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। हाँ? हमसे क्यों नहीं पूछ रहे, हम क्यों नहीं बन रहे? पूछो ना आप लोग। दोस्तों इसलिए नहीं बन रहे कि एक बार बनने के बाद क्या लिखेंगे, भूतपूर्व सांसद। क्या कहेंगे? फिर कहेंगे भाई साहब हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी। अब आधे लोग जो हार गए कल, 37 सीटें ले गया ना सापा, यूपी में लिया ना मोदी जी के खिलाफ, तो वो जो हारे हैं वो कहां जाएंगे? वो लिखेंगे भूतपूर्व। लेकिन वकील जिंदा रहने तक भूतपूर्व नहीं लिखता। तो ताकत किसकी बड़ी हुई? लेकिन वो वकील होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वकील कैसे बनेगा? BCD से लाइसेंस। BCD के लाइसेंस के बाद आपको एक अच्छा वकील नहीं बने। वकील तो हम अभी बना देंगे 5 मिनट बाद, लेकिन कैसा वकील बनना है? कितना अच्छा? जिसके ऊपर धन की वर्षा हो। मर्सिडीज कहा है, कोठी से निकले तो लोग सलाम के वकील साहब जाने। ऐसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कोर्ट के बाहर खड़े होकर के भाई साहब कौन सा चालान है आपका? ऐसा तो नहीं। उसके लिए क्वालिटी होनी चाहिए। जैसा भी बताया, मैं बाहर से आया, आई केम फ्रॉम मथुरा। एक आग थी, सर ने बताया 69 में, रसियाल साहब सोनीपत से आए, एक भीतर से थी कि वकील नहीं बनना। वकील तो मथुरा भी बनते, अच्छा वकील भी नहीं बनना, बड़ा वकील बनना है, पैसा कमाना है, इज्जत कमानी है, सम्मान कमाना है। दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो झूठ बोल के भी बन सकते हो आप, लेकिन बार काउंसिल का मेंबर आप एक बार चुने जा सकते हो। बार बार जब तक काला कोट वोट नहीं डालेगा तब तक हम वकील नहीं बन सकते बार काउंसिल का। जब तक आपका वोट हमें नहीं मिलेगा कैसे बनेंगे हम? और आप बार बार क्यों देंगे? बार बार आप तब देंगे जब हम बार बार आपके वेलफेयर की बात करेंगे, जब आपके लिए हम दिन भर मेहनत करेंगे, आपको उस मुकाम तक ले जाएंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में 5 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम और 10 लाख रुपए वेंचुअलिटी पर हिंदुस्तान में कोई बार काउंसिल नहीं देगी। दिल्ली सरकार देती है, किस बात पर देती है? कि वकील उनकी मदद करते हैं। दोनों बार से सत्ता में है ना केजरीवाल साहब, सेंटर में मोदी। यदि वो मदद कर रहे हैं तो मदद उनको मिल भी रही है। इंडिजेंस कमेटी हमारी, अभी हमने 4 दिन पहले मीटिंग की, मोर देन 5 करोड़ रुपए हमने वकीलों के, विधवाओं को, डिसेबल्ड को। ये बात आज बुरी लगती है हमको, लेकिन इसको कल्पना करके देखिए, हमारे साथी थे। हम उन साथियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ वकालत की। हम उन साथियों की बात करते हैं जो मर्सिडीज में चलते थे। आज उनकी विधवाएं अदालतों में यहाँ हमारे पास आती है इंडिजेंट में, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बच्चा रोटी नहीं दे रहा। बेटा क्या करता है? बोले वकील है। दूसरा बेटा क्या करता है? बोले इंजीनियर है। बोले खाना? बोले नहीं देते। कि बार काउंसिल में कोई उनका, हमारे पास GPF बंद नहीं, जमा नहीं है, PF जमा नहीं है, लेकिन बार काउंसिल दिल्ली ये सोचती है कि जो आपका 15,000 रुपया है जो आपने जमा किया है आज, वो 15,000 नहीं 15 लाख रुपया बने, जिससे हम आम जनता की मदद कर सकें। कोविड पीरियड में हमारे कितने साथी चले गए, उनके लिए मुझे फक्र है इस बात का कहने का। राकेश जी उस समय चेयरमैन बने दिल्ली बार काउंसिल के, पहला कार्यक्रम किया हमने, उन सभी के लिए श्रद्धांजलि दी, सबके परिवारजनों को बुलाया, हर धर्म के व्यक्ति को बुलाया, धर्म गुरुओं को बुलवाया, मौलवियों को बुलवाया, शांति पाठ कराया,
और सब विधवाओं के हमने 2-2 लाख रुपया प्लस 10,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 2 साल के लिए बार काउंसिल दिल्ली ने दिया। इसलिए ये आज क्यों नहीं लग रही अच्छी बात हमको? तो आज हम शुरुआत है हमारी, लेकिन हमारे पास 2000 पिछले हमारे इस मीटिंग में एक हफ्ते पहले बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड आई एम आल्सो द चेयरमैन ऑफ द इंडिजिनस कमेटी, जो 23 में एनरोल्ड हुआ है बच्चा और बीमार हो गया किसी हालात में, कैंसर हो गया किसी को, कोई और हालात में आ गए, उनको भी हमने पैसा, इवन जिन्होंने एआईबी क्लियर करने की 2 दिन पहले किया है उनको हमने बार काउंसिल से दिया है। इसलिए इस प्रोफेशन की कोई भी गारंटी नहीं है, इस प्रोफेशन की कोई सिक्योरिटी नहीं है, इस प्रोफेशन की केवल एक सिक्योरिटी है। सुनना चाहेंगे? जोर से बताओ। ईमानदारी और हार्ड वर्क। आज से आप मेहनत करिए, किसी के लिए मत करिए। एक ने कहा, हे प्रभु सबका भला करिए, लेकिन शुरुआत मेरे से करिए, शुरुआत अपने से करिए, मेहनत अपने लिए करिए, परिवार के लिए, झूठ मत बोलो, अपने लिए करिए। हमें क्या जरूरत है इतनी बात आपको बताने की? क्यों हम आप लोगों में इतना उत्साह भर रहे हैं? इसलिए कि जिस समय आप वकील बनकर अच्छे वकील बनोगे, जज बनोगे, सॉलिसिटर बनोगे, तो हम चारों प्राणी गर्व से कहेंगे कि इस गुड़िया को हमने एनरोल किया था, नाउ इज द हाई कोर्ट जज। तुमसे 500 गुना ज्यादा, तुमसे ज्यादा खुशी हमें होगी, तुम्हारे परिवार से ज्यादा खुशी होगी। तुम्हारा परिवार स्वार्थ से रिश्ता रखता है, कोई माँ के रूप में, कोई फादर के रूप में, कोई ब्रदर के रूप में। हम लोगों का आपसे कोई निस्वार्थ रिश्ता है। हमने तो आपको हिंदुस्तान के कोने कोने से आकर भी एक जगह बैठा दिया, और आज से आप सभी लोग पूरे जीवन काल एक दूसरे को आइडेंटिफाई करेंगे और मन में सोचेंगे कि इनका एनरोलमेंट मेरे साथ हुआ है। एक आप लोगों को दोस्ती दी है, एक आप लोगों के लिए एक व्यवस्था दी है, एक आप लोगों के लिए सामंजस्य दिया है कि आज का एनरोलमेंट आपका भविष्य होगा पूरे जीवन काल तक, जब तक आप रहोगे। क्यों? कि बार काउंसिल दिल्ली चाहती है कि अपने साथियों को, क्योंकि अब तक प्रोफेशन बहुत है, ये मानना पड़ेगा हमको। यदि इजी एजुकेशन है तो प्रोफेशन भी बहुत टफ है। उसके लिए केवल आपकी ऑनेस्टी, आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत आपको पैसा देगी, आपको इज्जत देगी, आपको सम्मान देगी। उसके लिए क्या करना है? आज के बाद शाम को भी कोई क्लाइंट आ जाए, बिल्कुल मत कहना एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला। यदि फीस देता है चुप ले लेना बिना बताए। फीस लोगे नहीं लोगे? और 3 आदमियों से ज्यादा लेनी है, सबसे नजदीक रिश्तेदार से दूनी फीस, पड़ोसी से और फ्रेंड से। अदरवाइज तुम्हारे उनके निगाह में कोई इज्जत नहीं रहेगी। मेहनत करिए, पैसा लीजिए, लिमिट का लीजिए, जितना आप ले सकते हैं, कैपेसिटी है, लेकिन बिना लिए काम करोगे आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। ये मूल मंत्र आज से नोट करिए। चाहे आप अपना रिश्तेदार को किसी रूप में लौटा दीजिए पैसा, लेकिन प्रोफेशनल चार्जेस के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे? बार काउंसिल में कुछ जमा कराएंगे? तुम 1 रुपया जमा नहीं कराओगे, आज के बाद लूटोगे बार काउंसिल में। लेकिन काम हो ना हो, घर में शादी है, ब्याह है, फंक्शन है, बिना काम के घर से निकल जाओ, घर वाले पूछे कहां गए, बोले 2 केस करके आ गए। इतना झूठ जरूर बोलिए, इज्जत नहीं होगी। जिसके पास काम नहीं वो कोई वकील नहीं, जिसके पास काम है वो बड़ा वकील है। बड़े और छोटे वकील का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप बता सकते हैं कि एविडेंस एक्ट में आपके पास क्या प्रिविलेज है? एक आदमी बता सकता है कोई कि आज के बाद आपको क्या अधिकार मिलने जा रहा है, जो किसी भी वर्ग के पास नहीं है दुनिया में, किसी भी प्रोफेशनल के पास नहीं है? बताओ खड़े होके। तो अधिकार मिल जाएगा अभी 5 मिनट बाद। हाँ जी बताओ। अच्छा खड़े हो जाओ, इतना भी अभी लाट साहब मत बनो, अभी बहुत टाइम है। बताओ जोर से सबको। हाथ जो ताली बारी उनके लिए बहुत जोरदार। ये मतलब नहीं समझ आया? आधे लोगों की समझ में कुछ आया ही नहीं। प्रिविलेज कि आपको ईडी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच, पुलिस स्टेशन आपसे मजबूर या कोर्ट आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आपके और आपके क्लाइंट के बीच में क्या बात हुई है। ये अधिकार केवल वकील के पास है, दुनिया में किसी के पास है। अदरवाइज आधे वकील जेल के अंदर होते हैं।
हमारे पास ही तो आते हैं पूछने, ईडी की भी सलाह, मर्डर की सलाह लेते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज से आप एक तो सबसे पहले वेल ड्रेस, अदालत में जा रहे हैं कोट पहनकर, बैंड लगाकर, अदालत में मीठा बोलिए, पर्सनल सामने वाले वकील से हमें झगड़ा नहीं करना, सीनियर आया उसके लिए चेयर दीजिए, क्यों कल सीनियर आप हो जाएंगे। सम्मान दोगे सम्मान पाओगे। नमस्कृत्यम चत्वारम वर्ध्यते, सम्मान करने से 4 चीज बढ़ती हैं, आयु विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, फेम और पावर। किसी की इज्जत करने से कुछ घटता नहीं है। हम चारों आदमी आपकी तभी से इज्जत कर रहे हैं, आपने क्या किया? किया कुछ नहीं किया ना? दो उनके लिए ताली दो। सम्मान करने से कभी कोई चीज, वेल ड्रेस, कोर्ट में अपीयरेंस, केस फाइल का छोटा केस कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्लाइंट छोटा बड़ा होता है। इफ यू आर अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देन क्लाइंट बड़ा हो, केस बड़ा होता है। यदि आप गरीब आदमी के बड़े से बड़े केस में जा रहे हो, अरे चल रहे हैं, आ रहे हैं, टेंशन मत लो, फीस से केस बड़ा होता है। समझ में आई बात आप लोगों की? नहीं आई? समय तो बर्बाद नहीं हो रहा आप लोगों का? ये दोबारा कोई नहीं बताएगा। कल से आपको अकेला दौड़ना है और कोई किसी का यहाँ फ्रेंड नहीं है, कोई किसी यहाँ ओलंपिक है, सब अपने अपने लिए दौड़ते हैं। 2 सिस्टर अपने लिए दौड़ रही हैं, पहले नेशन के लिए, फिर अपनी कंट्री के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, फिर अपने स्टेट के लिए, फिर अपने परिवार के लिए, लास्ट में जब 2 बहनें रह जाती हैं फिर अपने अपने लिए दौड़ती हैं। ये प्रोफेशन ऐसा है, इसमें कोई किसी के लिए काम नहीं करता, अपने लिए करना होता है। समझ में नहीं आता है केस, सीनियर से पूछिए, गलत गाइड करने के बजाय पूछिए, पूछने करना। एवरीबडी इज लर्नर एंड वी आर ऑलवेज लर्नर, इवन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑलवेज लर्नर। लॉ से नोबडी इज अबव देन लॉ। नहीं समझ में आता, दोस्त से पूछ लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आज से आप अपने आप को महसूस करिए कि हम वकील बन रहे हैं और वकील बन गए। जरा महसूस करिए एक बात, सांस लीजिए लंबी, बाबा रामदेव वाली बात है, महसूस करिए। कुछ महसूस हो रहा है वकील जैसा? आप सभी बाय द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड श्री राकेश सहरावत जी एंड माई सेल्फ पारस गोस्वामी, यू आर गोइंग टू एनरोल ऑल ऑफ यू बाय द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। और एक बात नोट करिए, एक काम बार काउंसिल एनरोलमेंट कमेटी ने किया है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता, वर्ल्ड में नहीं होता। अभी आपको बैंड देंगे, घर तक का मौका भी नहीं दे रहे, आपको बैंड पहनाएंगे, यहीं वकील बनाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे आपका, वो फोटो ऑल ओवर इंडिया जाएगा आपका वेबसाइट पर, और सबको उसके बाद मिठाई खिलाएंगे। अब आपसे मांग ले हम 5 आदमी, चारों 5 चेयरमैन साहब की भी आपको बेस्ट विशेष आई है। फिर सूर्य खत्री जी चेयरमैन है, उनका भी फोन आया अभी कि उनकी तरफ से मुबारकबाद आपको। अब गुरु दक्षिणा में कुछ मांगे? 2-4 लोग कह रहे हैं, अभी डर है तुमको, अभी साइन नहीं है। हम आपसे ये मांगते हैं कि आज से आप हमारे परिवार हैं। गुरु का रोल खत्म हो गया, अब परिवार का रोल शुरू। कोई छोटी बहन है, कोई बच्ची है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई, सब आप में से बनेंगे। हम केवल ये चाहते हैं कि आज के बाद हम कहीं भी मिले, कोर्ट में दौड़ते हुए मिले, कोर्ट के सामने मिले, केस के आमने सामने मिले, किसी शादी में मिले, फंक्शन में मिले, कम से कम हम एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह। ये देंगे आप लोग, नहीं देंगे? बहुत जल्दी हाँ कर दिया आपने। अब एक बात रह गई है पीछे, और जब हम चुनाव लड़े ना और हम टेलीफोन पे कहेंगे मैं नशियात बोल रहा हूँ, कौन नशियात, कौन सहरावत, कौन फैजी, मैं कहूँ भाई मैं RS गोस्वामी बोल रहा हूँ, बार काउंसिल मेंबर। बोले सर याद तो आ रही है, आपसे बात तो हिंदी करेंगे, ऐसा मत करना। करेंगे आप लोग ऐसा? सही बता दो, 5 जुलाई की डेट डाल देते हैं आज। सबको वकील बना दिया। और आज अपने माँ बाप से जाकर कहीं भी बैठे हो, हैं नहीं है, जहाँ हैं उनका आशीर्वाद लेना, सेलिब्रेट करना, क्योंकि जन्म तिथि इतना महत्व नहीं है, उससे तो आपने जन्म ले लिया, लेकिन आज के बाद आपका कैरियर, आपकी जिंदगी, आपका भविष्य बार काउंसिल एनरोलमेंट से काम करेगा। इन शब्दों के साथ
मैं अपनी तरफ से हम तो करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी तरफ से, जब चेयरमैन की परमिशन से आपको इन्वॉल्व कर दिया है, तो मैं राकेश सहरावत जी से, नशाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने चेयरमैन को एक प्लान देकर आपकी तरफ से, सभी की तरफ से, और सॉल भी कोट पूरा पहनो सर, पीछे बढ़िया आएगा। कैसा लगा आप लोगों को? सही बताओ ईमानदारी से, बताओ क्यों अच्छा लगा? दुनिया राजनीति करती है किसकी? आम जनता की, अनपढ़ लोगों की। हम राजनीति करते हैं काले कोट वाले। आप जा सकते हैं, मैंने कहा ना इधर आ सकते हैं। अरे मत जन, इनको सलाह दो, गलत हमें नहीं है वो, अभी हम लोग बंद हो रहे हैं। एक बात जोरदार तालियों से अपने लिए जोरदार तालियां।